आज का पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23 घंटे 40 मिनट पर चलती है, यानी 23:40 पर वो चल रही है, और 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय हमको बताना है। तो देखिए वो कब चली है, 30 मई को, यानी कि 30 मई को चली। ठीक, 30 मई को कितने बजे चली है वो, 23:40 पर। ठीक है, ये 23 को चली वो। उसके बाद 31 को भी चली, 31 मई, क्योंकि मई जो होता है वो 31 का होता है, तो ये भी 23:40। तो यहाँ पे कितना 24 घंटे हो गया ये, है ना। और फिर ये 1 जून को पहुंची, तो 1 जून को कितने बजे पहुंची, 5:15 पर, है ना। तो इसके बीच में कितना टाइम हो रहा है ये देखना है। तो देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम 20 जोड़ दें 20 मिनट, तो ये 24 घंटे होगा, है ना। और 24 घंटे से अगर यहाँ 5 घंटे आप देखें तो ये कितना बन रहा है, 5 घंटे, है ना। यहाँ पे ये 5 घंटे बने भाई, 24 के बाद 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितना बड़ा, 15 मिनट ये बना, है ना। तो कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय हो गया आपका 24 घंटे और प्लस 5 घंटे, है ना। और मिनट अगर देखें तो 20 प्लस 15 मिनट ये हो जाएंगे, यानी 20 मिनट यहाँ पे और 15 मिनट यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 24 और 5 29 घंटे और 35 मिनट, यानी कि 29 घंटे 35 मिनट पर जो रेलगाड़ी है वो 1 जून को मुंबई पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि इकाई स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या है तो आपको संख्या बतानी है। अब देखिए 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की संख्या में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, इकाई आएगा, दहाई आएगा, ठीक है, सैकड़ा आएगा, है ना, सैकड़ा, फिर 1000, फिर आएगा आपका 10,000। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझिए वो क्या है, 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4, तो वो बात की बात है। 10वें स्थान का मतलब होता है दहाई का स्थान, तो 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। फिर क्या, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, यानी कि ये फिक्स हो गया कि ये कितना है, 4 है, दहाई। ठीक है, और फिर कह रहा है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 अंक की अगर हम देखें तो होती है 7, है ना। उसके बाद 9 आएगी, वो विषम संख्या होगी लेकिन भाज्य होती है, तो 7 सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये भी अंक फिक्स हो गया कि ये कितना होगा, 7 होगा। अब उसके बाद आता है, यदि इकाई के स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या हो, तो 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो गई, 9। तो आप ये 3 स्थान तो भर गए, है ना। अब बात आती है सैकड़े की, तो वो कह रहा है जो 100वें स्थान, 100 का मतलब सैकड़ा,
100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4। तो अभी हमने 10,000 पता है ना, सैकड़ा पता है, तो इस तो लग ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट पे आई कि 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3, यानी 10वें स्थान का अंक हमारा क्या है 4, ठीक है ना। यानी कि जो दहाई है, दहाई बराबर है 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, यानी कि 2/3 मतलब 2/3 इंटू सैकड़ा, ये दिया है हमको, है ना। तो दहाई हमको पता है कितना 4, तो 2/3 इंटू सैकड़ा, तो क्या बनेगा ये 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, तो सैकड़ा हमारा निकल आया। सैकड़ा क्या आ गया 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया 6, ठीक है ना। ये 6 आ गया। अब बचा है आपका 10,000। तो 10,000 के लिए क्या कह रहा है कि जो वो कह रहा है कि 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4, यानी कि आपको दिया है कि सैकड़ा जो है, जो सैकड़ा है वो 3/4 है किसका 10,000 का, 10,000 के स्थान का जो अंक है उसका। तो ये हमको पता है 6, ये 3/4 कर दिया और इंटू 10,000, है ना। 10,000 का मतलब 10,000वां स्थान है ये, तो 3 दूनी 6 और इसका क्रॉस गुणा होगा तो 10,000वां स्थान भी हमारा निकल आया कितना, 10,000वां स्थान आ जाएगा 8, यानी कि ये हो गया 8। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे 87,649, है ना। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा था सिंपल सवाल था, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें आपको यानी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें जो 100वां स्थान यानी जो सैकड़े का स्थान है वो 10,000वें स्थान का 3/4, तो वही किया सैकड़ा का बराबर 3/4 इंटू 10,000, और 10वें स्थान का जो अंक है वो 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, तो दहाई का अंक जो होता है वो 10वां स्थान होता है ना। तो 10वें स्थान यानी दहाई बराबर 2/3 सैकड़ा। तो यहाँ पे फिर कहा है कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग हो गया 4, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 अंक में क्या होती है 7 होती है, तो वो हमने 7 लिख दी। उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि इकाई स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या होती है 9 1 अंक में, तो वो 9 हो गई। अब सैकड़े निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन लगाई दहाई बराबर 2/3 सैकड़ा, तो दहाई का अंक 4 हो गया और 2/3 इंटू सैकड़ा, तो 2 से 4 काट दें 2 आया, तो सैकड़ा बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो सैकड़ा का स्थान निकाला है 6 होगा। ऐसे सैकड़ा बराबर लगाएंगे 3/4 इंटू 10,000, तो सैकड़ा 6 रख देंगे, यहाँ पे 3 से इसको कट करेंगे 3 दूनी 6, तो क्रॉस गुणा होगा तो 10,000 में स्थान आ जाएगा 8, तो ये संख्या हमारी निकल आएगी, ये बनी संख्या 87,649। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा, ठीक है। कि हमको 17,863 प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे, जो ये 3 दिए इनको पहले जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो 8,008, फिर 8,088, फिर 8,808, तो जोड़े 8 8 16 8 3 24, 4 यानी यहाँ 4 हाँ 16 गई 2, तो 8 2 क्या हो जाएगा 10, फिर 8 1 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 3 24 होगा, तो 24 का 24 लिख दो, तो ये बन गया 24,000 कितना 904। अब लाना था हमें 17,863, तो इससे हम 17,863 घटा देते हैं, क्या बनता है 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 8 में से 8 जाएगा 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 में 7 जाएगा तो 7, तो कितना बना 7,041, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा। आवाज़ नहीं आएगी, एक बार फिर से देख लीजिए
कि ये जो तीन संख्याएं दी हैं 8008, 8088 और 8808, कह रहे इनके योग से क्या घटाएं कि हमें 17863 प्राप्त हो जाए। तो कुछ नहीं करना, पहले इन तीनों को जोड़ देना है। जो संख्याएं दी हैं इनको जोड़ देंगे तो इनका योग बन जाएगा 24,904, और फिर उस योग से हमको ये 17,863 घटाएंगे तो जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी से भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में डाला जाता है। तो मग की धारता क्या होगी, यानी जिस मग से पानी डाला जा रहा है बर्तनों में उस मग की धारता हमको बतानी है। ठीक है ना, निकालते हैं। देखिए मग की धारता जो होगी, मग की धारता बराबर हो जाएगा बाल्टी की धारता, यानी बाल्टी की धारता कितनी है 16 लीटर। इस लीटर को ml बनाएंगे तो 1 ml यानी कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो इसमें 1000 का गुणा कर दें और बटे मगों की संख्या, यानी कितनी बार मग भरे गए 50 बार, तो बटे 50। तो 50 से इसको कट कर दो, 50 दूनी 100 यानी कि 20 गुना 16 दूनी 32, 320 ml धारता हो जाएगी मग की। कितनी हो जाएगी 320 ml। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। अगला देखेंगे इसके बाद। देखिए एक टैक्सी का 1 मीटर जो है वो पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए ₹258 किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं, माना घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है ना, तो पहले 2 किलोमीटर का तो फिक्स है किराया, कितना है 50, तो पहले 2 किलोमीटर का तो 50 हो गया। फिर अब 2 किलोमीटर हट जाएंगे, यानी टोटल दूरी x थी तो उसे 2 किलोमीटर कम कर देंगे, कितने बचेगी x - 2, और इसका किराया कितना लगेगा 16 रुपये, और टोटल किराया उसका बना है 258। तो उसको उस साइड ले जाइए, 16 यानी कि होगा x - 2 इंटू 16 बराबर 258 माइनस 50, घटा देंगे 8 और ये 0 और ये 2। ठीक है, यानी बना 208 x - 2 इंटू 16, तो x - 2 बराबर कितना हो जाएगा 208 बटे 16, 16 से काट दो, 16 एकम 16 और कितना बचेगा 4, तो 16 48 है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा x - 2 बराबर 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 + 2 यानी x बराबर 15। तो 15 किलोमीटर उसका घर जो है वो घर से रेलवे स्टेशन दूर है। ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, इस गुण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन है संबरक नियम, दूसरा क्रमविन्वय नियम, तीसरा साचर नियम, चौथा वितरण नियम। तो वैसे ये जो कहा गया है ये तो होता है संबरक नियम, यानी कि अगर कोई दो हम पूर्ण संख्याएं लें और उनको जोड़ने पर अगर हमको एक पूर्ण संख्या मिलती है तो वो आपका संबरक नियम होता है। यानी कि जैसे मैं 2 और 3 इनको जोड़ेंगे तो एक संख्या 5 आएगी, तो 5 भी क्या है एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना,
तो अगर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को लेकर उनको हम जोड़ें और एक पूर्ण संख्या ही हमको प्राप्त होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो नियम समरक नियम कहलाता है। इसी तरह इसका हम एक क्रमन्वय नियम भी बता देते हैं। क्रमन्वय नियम होता है कि अगर दो संख्या हमने आपको ली, जैसे 2 और 3 को जोड़ा तो 5 होता है, और यदि हम 3 और 2 को भी जोड़ें तो भी 5 होगा। यानी कि यहाँ संख्याओं का क्रम अगर बदले तो उनके परिणाम पे कोई अंतर न पड़े, ठीक है ना। तो ये आपका क्रमन्वय नियम होता है। यानी कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसी तरह साक्ष्य नियम के लिए 3 संख्याएं लेंगे, जैसे हम 1 2 3 ले लें और इनको ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6, और यदि हम 1 प्लस 2 और प्लस 3 करें तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6। तो इस टाइप से अगर 3 संख्याओं को लिखते हैं, जैसे 3 संख्या आप ए बी सी मान लें, ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर आना चाहिए ए प्लस बी और प्लस सी। तो यही यहाँ पे ए बी सी अगर 1 2 3 लेते हैं तो अगर इनको आप इस टाइप से जोड़ें तो परिणाम आप देख रहे हैं 6 ही आ रहा है। तो ये साक्ष्य नियम होता है। वितरण नियम अगर हमने कि जैसे तीन एक संख्या ए है और इनको बी प्लस सी इस टाइप से दिया है, तो ये होता है ए बी प्लस ए सी, इस टाइप से हो जाएगा। जैसे इन्हीं संख्याओं को लेके करें, मान के चलो कि आप दो संख्या ले लेते हैं, 3 संख्या ले लो, 2 3 और 4 ले लिया, है ना। तो हम ए बी प्लस सी करें, कितना बनेगा 2 और 3 प्लस 4 यानी कितना बना ये 2 इंटू 7 यानी कि 14, ठीक है। और अगर फिर इनका ये वाला ले लीजिए कि ए बी प्लस ए सी, है ना। तो ए कितना है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 8 6 जोड़ेंगे तो 14 होता है। तो ये बराबर आ रहा है ना। तो ये जब बराबर आ रहा है तो ये आपका क्या है वितरण नियम, तो ये आपका वितरण नियम होता है। ये वितरण नियम है, ये साहचर्य नियम है, ये आपका क्रमन्वय नियम है। और समरक नियम वही होता है कि अगर कोई भी दो संख्याएं लें और उनको यदि आप जोड़ते हैं तो वो संख्याएं आपको वही टाइप की संख्या अगर आपको मिल रही है तो वो समरक नियम होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, इस गुण को क्या कहते हैं, तो वो समरक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, समरक नियम कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। ऑप्शन दिया है, एक पहला है 152, फिर 15 है, 25 और 48 है। तो देखिए इसको करना कैसे है। इसमें कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना है, ठीक है ना। तो यहाँ शेषफल का दुगुना दिया है तो इसका मतलब है कि भाजक बराबर हमको दिया है 2 इंटू शेषफल, है ना, 2 इंटू शेषफल। और शेषफल कह रहा 5 है तो यहाँ 5 अगर हम रख दें तो 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो भाजक तो हमारा 10 आ गया। एक कंडीशन और दी है कि जो भाजक है वो 5 इंटू भागफल है ना। तो यदि हम भागफल निकालें तो क्या हो जाएगा कि भाजक अपॉन 5। तो भाजक कितना है 10 अपॉन 5 यानी कि कितना आ गया 2। तो देखिए भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल हमको दिए ही है। तो हमें निकालना क्या है संख्या। तो संख्या यानी कि भाई भाज्य, तो भाज्य बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। इसमें अगर हम रख दें भाजक क्या है हमारा 10, भागफल कितना है 2 और शेषफल हो गया हमारा 5। तो 20 प्लस 5 यानी कि ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा, संख्या निकल आएगी हमारी 25, यानी कि ऑप्शन जो है थर्ड है इसका
सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसको आप मान के 5 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हम मान लें कि x, फिर अगली हो जाएगी x+1, फिर अगली हो जाएगी x+2, फिर हो जाएगी x+3 और फिर हो जाएगी x+4। तो इन सब का योग यानी इनको प्लस कर दें, इन सब का योग कितना दिया, 20 दिया है। तो x अगर जोड़ें तो 5x हो जाएगा, है ना, और इनको जोड़ें तो 2 1 3, 3 3 6 और 6 4 10, ये 10 हो जाएगा बराबर 20। तो 10 को साइड ले जाइए तो 5x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10, तो 5x बराबर हो गया आपका 10। तो x बराबर हो जाएगा 10/5, 5 से कट कर देंगे तो 2 बनेगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब वो पूछ रहा प्रथम 3, तो प्रथम 3 क्या है आपकी, ये है प्रथम 3 क्रमागत संख्या। तो पहली क्या बन जाएगी, x की वैल्यू 2 आई तो 2, दूसरी यहाँ 2 रखेंगे तो 3 बन गई है। तो तीसरी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पहली आपकी 2, दूसरी 3 और तीसरी हो जाएगी 4, 3 2 5 4 9। वो संख्या हमारी 3 जो प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं होंगी उनका योग कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, उसका 9 आएगा, आंसर इसका 9 होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। ठीक है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 मीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ऑप्शन दिया है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक वर्ग के रूप में है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपको दिया है 144 बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या आ जाएगी, भुजा बराबर √144 और √144 कितना होता है 12, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो तार की लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई बराबर हो जाएगी वर्ग का परिमाप, है ना, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12 और 12 चौको 48 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई आई, यही लंबाई जो होगी वो आयत के परिमाप के बराबर होगी, है ना, यानी आयत का अगर हम परिमाप निकालें, आयत का परिमाप बराबर तार की लंबाई, तो आयत का परिमाप क्या होगा 2l + b, l यहाँ लंबाई b चौड़ाई, और ये दिया है आपको कितना 48, तो उसे काट दीजिए, ये हो गया 24। और लंबाई हमको दी है, लंबाई यहाँ पे दी है आयत की कितनी 16, तो यहाँ आप 16 रख दें, 16 + b बराबर 24। तो b बराबर यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो b हमारा आ जाएगा 24 माइनस 16, तो ये बचेगा कितना 8। ठीक है ना, तो लंबाई 16 है और वो 8 आ गया। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका l इंटू बी, यानी कि 16 इंटू 8, तो 16 × 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये चीज़ निकल गया, यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इसका एकदम राइट आंसर होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम सा है। तो सबसे बड़ी इसमें आप सिंपल से कर सकते हैं, इनका भाग दे दीजिए। इसका अगर भाग देंगे इसमें तो क्या बनेगा, भाग नष्टम बिंदी 50 हो गया, यानी कि 8 से 48, तो 8 बार भी जाएगा है 48, 2 बचा 20 हो गया, 36 18, ठीक है ना, इतने ले लो। 4 का इसमें देंगे तो 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, इसमें देंगे 0.5, इसमें दिया 3 18, 3 18, इसमें दिया 5 का 30। तो सबसे बड़ी मान ये आ रहा, फिर इसका ये आ रहा है ना, तो यही दो भिन्न हो गई, ये इसका मान है इसका, तो पहली सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 5/6 और दूसरी हो गई 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है, ऑप्शन है 7 8 9 या आपका 6। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करें कि 1 × 42 42 होगा, या इसका एक गुणनखंड ये भी बन जाएगा 42 × 1, दूसरा 2 × 21 या 21 × 2, तीसरा हो जाएगा 3 × 14 और 14 × 3, उसके बाद 14 3 42 हो जाएगा, उसके बाद 7 6 42 होता है, यानी 6 × 7 या 7 × 6। तो अगर टोटल करें तो 1 2 3 4 ये हो गया, 4 ये, यानी कि कुल गुणनखंड कितने हो गए, कुल गुणनखंड हमारे बन गए हैं 8। तो ये ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा कि इसके 8 गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें जो भी कमियां समझ में आए तो उसको कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।